पुनः आप सभी का स्वागत है। मैं करुणेश पांडे। मैं पुनः दोबारा डॉक्टर परशुराम सिंह जी के आवास पर आया हुआ हूँ। पिछले 8 तारीख को पता चला कि डॉक्टर साहब को एक पुरस्कार दिया गया है। थावे विद्यापीठ एक यूनिवर्सिटी है, बिहार में ये पड़ता है। तो वहाँ से इनको विद्यासागर की उपाधि यानी डिलिट की उपाधि दी गई है। तो हालांकि कला साहित्य संस्कृति के लिए वो दिया गया है। हालांकि मुझे विशेष तौर से नहीं पता कि वो किस लिए, मतलब और किन विषयों में था वो। तो आज जानेंगे डॉक्टर साहब से कि वो किन विषयों में था और क्यों इनको मिला, और भी विशेष बातें करेंगे कि और किन किन क्षेत्रों में ये आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं, थोड़ा बताएं क्या हुआ था 8 तारीख को। करुणेश जी, मैं सबसे पहले आपको एनजीओ को मैं साधुवाद देता हूँ कि आप शाकाहार पर्यावरण के साथ साथ जो क्षेत्र में आपने इस पूर्वांचल में प्रमुख कार्य करते हैं उनका आप जो है साक्षात्कार किया करते हैं। तो मुझे थावे विद्यापीठ शिव शंकर नारायण जी, उसको दिखा सकते हैं क्या? देखा जी इसको दिखा के थोड़ा बताइए दर्शकों को क्या है ये। थावे विद्यापीठ जो है बिहार में गोपालगंज में स्थित है। जी, जो जैसे प्रमुख जो विद्यालयों में से ये भी एक है। जी। और ये अपने क्षेत्र में जो अपने पूरे भारत में जो अपने अपने क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जैसे साहित्य में, कला में, संस्कृति में। जी। और उसके जो अन्य क्षेत्रों में जो महत्वपूर्ण योगदान देते हैं उनके लिए वाचस्पति, जिसको हम पीएचडी कहते हैं, अच्छा। और उनके अंतिम विद्यासागर जो डिलीट कहते हैं, उसकी उपाधियों से सम्मानित करते हैं। जी। तो उसमें थावे विद्यापीठ द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया कि आपका पर्यावरण का काम और समाज सेवा काम और संस्कृति के विकास के लिए आप पूरी भारत में काम करते हैं, इसलिए आपको सम्मान के मुझे आमंत्रित किया गया, जिसका उद्घाटन काशी विद्यापीठ के वाइस चांसलर साहब ने किया था। अच्छा। और 8 तारीख को बहुत विशिष्ट काशी पूरे देश के मूर्धन्य विद्वान, कई यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, डीन, सारे प्रबुद्ध वगैरह के लोग वहाँ उपस्थित थे। जी। तो समापन समारोह के समय मुझे इसके जो कुलपति जी थे माननीय विनय पाठक जी और प्रतिकुलपति डॉक्टर जंग बहादुर पांडे द्वारा मुझे सम्मान प्राप्त किया गया। जी। और मैं उनका कृतज्ञ हूँ। और सम्मान पाना कोई बात, पांडे जी, बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना ही बहुत बड़ी बात है। जी। तो मैं सम्मान पाने के बाद तो अभिभूत हुआ ही हूँ, लेकिन मुझे प्रेरणा मिली कि और गति से हम इस काम को और आगे बढ़ाएं। सर वो क्या है, वो ज़रा दिखा दें हम लोगों को। ये मेमेंटो है, वैसे यूनिवर्सिटी का मेमेंटो है। दिखा दे। अच्छा जी। तो ये उसी के बाद आपको दिया गया? ये दोनों साथ ही मिला आपको। अच्छा। और कई पुस्तकें मिली, अंग वस्त्र मिला। अच्छा। और उसके बाद ये हमको ये प्रमाण पत्र मिला, ये मेमेंटो मिला। तो ये मिलने के पीछे क्या वजह थी, आपको क्यों मिला? जैसे इसमें लिखा गया है, मैं पढ़ पा रहा हूँ कि कला साहित्य और संस्कृति के विकास के लिए। तो ये क्या कुछ आपने करा भी था क्या इससे पहले कुछ? जी बिल्कुल। बताएं इसके बारे में। हमारा भारत के साहित्य और संस्कृति के विकास में बहुत, क्योंकि भारत जो है एक संस्कृति प्रधान देश है। जी। यहाँ की संस्कृति विश्व में मानी जाती है। जी। यहाँ की संस्कृति का अवलोकन करके दुनिया के लोग आज, पहले तो हम उनके पीछे भागते थे, लेकिन आज दुनिया के लोग जो हैं भारत की संस्कृति में निगाह दौड़ा के देख रहे हैं कि भारत के अगर कोई दुनिया को कोई बचा सकता है तो भारत की संस्कृति। क्योंकि विदेशों में न माता पिता का रिश्ता रह गया है, न पति पत्नी का रिश्ता रह गया है, न भाई भाई का रिश्ता रह गया, लेकिन आज भी भारत के संस्कृति में बहुत बड़ा एक दम है। और विशेष करके हमारे गांव की संस्कृति में आज भी रहन सहन, खान पाना, जैसे एक राम को ले लीजिए, उठते समय राम राम, खाते समय राम राम, चलते समय राम राम, प्रणाम करते समय राम, और यहीं तक नहीं, जब दुनिया से आदमी विदा होता तब भी राम राम। तो जैसे राम नाम सत्य बुलाता है, तो इस प्रकार की राम नाम की संस्कृति जो है, राम नाम कोई शब्द नहीं, ये भारत की संस्कृति है जिसका अवलोकन करके दुनिया आज प्रभावित हो रही है। तो उस संस्कृति के विकास के लिए हम प्रयासरत रहते हैं कि भारत की संस्कृति को बचाया जाए, और उसमें गांव, गाय, गंगा, गायत्री, गीता, गोविंद और गुरु, इसके मजबूत पिलर हैं, स्तंभ हैं। इन्हीं पिलर पर भी भारत की संस्कृति खड़ा हुई है। जैसे हमको पर्यावरण का मेरा विषय है, मैं आपको उसका साक्षात्कार दे चुका हूँ, पर्यावरण शाकाहार पर। पर्यावरण एक भारत की संस्कृति है।
और प्रधानमंत्री जी को मैं साधुवाद देता हूं कि पर्यावरण को बचाने के लिए यूएनओ ने बहुत बड़ा कदम उठा रखा है। लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप पर्यावरण को बचाइए। अभी हम लोग कल हमारे राष्ट्रीय सृजन अभियान का, मैं दूसरे चैनल का जो ये इवेंटो मिला है राष्ट्रीय सृजन अभियान, इसका मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा अच्छा जी, भी कल ही मिला। अच्छा, कल ही मिला। तो इसके माध्यम से हमारी टीम, हमारे राष्ट्रीय, डॉक्टर साहब कोई दिक्कत, आप सब लोग देख के राष्ट्रीय चेयरमैन और राष्ट्रीय महामंत्री ने जी कल, साथ में हम भी थे, पूरे वनवासियों के बीच में कल दौड़ा हुआ, कार्यक्रम भ्रमण हुआ। जिससे आपके मेरे हम वनवासियों का क्षेत्र है सीतमपुर, भीखमपुर, मूसा खां, तो उनके रहन सहन में लोग उसके बीच में जाकर देखें कि आज भी भारत की संस्कृति अगर जिंदा है तो उनके गांव के झोपड़ियों के बीच में जिंदा है। बिल्कुल, कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे। तो इस प्रकार के हमको उस संस्था को, इस कार्यक्रम को हमको पुनर्जीवित करके आगे बढ़ाना है। जी जी। तो इसी परिवेश में कार्य करने के नाते मुझे ये सम्मान मिला। तो प्रणव जी, मैं आगे भी चाहता हूं कि आपके माध्यम से जी, क्योंकि आपके एनजीओ को मैं साधुवाद देता हूं, ऐसे पत्रकारिता के क्षेत्र में लोगों में, पत्रकारिता को एक तरह से मैं उसका वो कमेंट नहीं करता उस पर, लेकिन पत्रकार लोग जो हैं अपना अपना एक लाइन से करते हैं, एक व्यवसाय टाइप का। लेकिन आप जो हैं समाज को एक दिशा देने का, एक एनजीओ के माध्यम से दिशा देने का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये इसके लिए आप बधाई की बात है। अभी मैं आपको अपने थोड़े ट्रस्ट के बारे में, एनजीओ के बारे में बताना चाहूँगा। जी जी। जैसे मैंने इसका नाम रख रखा है थिंकर्स एवोल्यूशंस। थिंकर एवोल्यूशन, ठीक, बहुत थिंकर्स एवोल्यूशंस जी। तो थिंकर्स का मैंने इसलिए नाम रखा क्योंकि बचपन से, जब मैं 6-7 साल का था, तभी से मेरे अंदर ये था कि जीवों को लोग क्यों मारते हैं। ठीक। तो मैं ये सोचता था कि हमारा मनुष्य जन्म हुआ ही क्यों है, हम इसी परिवार में, लहरा किसी परिवार में क्यों पैदा हुए। तो एक थिंकर की जो मेंटलिटी थी, जो विचारक की मेंटलिटी थी, जो उसकी भावना थी, मानसिकता थी, वो बचपन से ही थी। तो मुझे लगा कि मैं सोच सकता हूँ किसी विषय पर गहराई से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मैं जब आगे बढ़ा तो मैंने ये पाया कि मैंने बहुत सारे बिंदुओं पर मैंने कई लेख लिखे, करीब 85 विषयों पर मैंने लेख लिखे अपनी डायरी में। और अभी तक मैंने जर्नल लिखते लिखते करीब 13 डायरियाँ भर दी हैं, करीब वो भी एक बक्से में बंद कर दी हैं। बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, ये थिंकर्स मेंटलिटी मेरे बचपन से रही है। तो मैंने कहा कि एवोल्यूशंस मतलब होता है क्रमागत उन्नति। हाँ जी। तो मैंने कहा कि जब आदमी के अंदर विचार उठता है तो फिर वो अपने आसपास अपना और सबका क्रमागत उन्नति भी करता है। तो मैंने सोचा कि इसको एक अभियान बनाएंगे, और थिंकर्स एवोल्यूशंस मतलब कि थिंकर्स हमारे सभी लोगों को थिंकर्स बनना है, विचारक बनना है। एवोल्यूशन मतलब सबकी बहुत सारी उन्नतियाँ करनी है। तो इसको मैंने एक रजिस्ट्रेशन करके इसको एनजीओ का, ट्रस्ट का नाम ही दे दिया। अब इसके माध्यम से पहला जो मुझे जो तकलीफ़ नज़र आती है समाज में, वो ये है कि जीवों की हत्या होती है और पर्यावरण का नाश होता है। तो मैंने पहले इस पर कदम उठाया। फिर दूसरे पर जो मेरा आता है वो शिक्षा स्वास्थ्य पे आता है। फिर तीसरा मेरा आता है आपका स्वावलंबन पे, और फिर उसके बाद योग आयुर्वेद पे। तो मैं इसको क्रमागत बना दिया हूँ, क्रम से। तो मैंने पहला जो मैं उठाया हूँ अपना वीड़ा, मतलब ये पूरे समाज के लिए, वो ये है कि मैं जल्दी से पशुओं के लिए, निरीह जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए और दीन दुखी लोगों के लिए जो उनके कष्ट हो रहा है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनको दूर किया जाए। तो उसके लिए मैं प्रयास करता हूँ, इसीलिए मैंने इसका रजिस्ट्रेशन कराया। तो मैं ये चाहता हूँ कि बस जहाँ जहाँ आपके सहयोग की आवश्यकता पड़े, मैं बस आपका आह्वान करना चाहूँगा। आप इसमें बिना हिचक के जी, मैंने कहा पूर्व में भी मैंने आपसे कहा था जी, कि भारत की संस्कृति स्वास्थ्य, स्वाध्याय, स्वावलंबन, सहकारिता, स्वास्थ्य और समाज सेवा। तो इस प्रकार का जो क्रम है, मैं युवक मंगल दल का बचपन से, बालपन से मैं इसका एक कार्य करता रहा हूँ। उसकी थीम रही है अच्छा। पंच का पंखड़ियों वाला जो कमल जी जी। तो हम एक भारत की संस्कृति के जो स्वाध्याय के तहत एक साधना के तहत पर बैठ करके स्वाध्याय, स्वावलंबन, सहकारिता, स्वास्थ्य और समाज सेवा जी जी, इसके पीछे आपका जो एनजीओ इसमें ये जो कार्य कर रहा है, इसमें पॉजिटिव ये संदेश दे रहा है जी जी। अभी आपसे पूर्व में हम बताए थे 1 तारीख से 7 तारीख तक पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यही चलाता है जी। अहिंसा और जीवों, अहिंसा के लिए और वन्य प्राणी सप्ताह कि जीवों को की हत्या न की जाए जी, बिल्कुल, जीवों को छेड़ा न जाए जी। अभी देखते हैं कि आज वन उजाड़े जा रहे हैं। अभी मैं आज सुबह में पढ़ा कि एक आदमी को ग्रामीण क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में जो जंगली भालू होते हैं, आके आदमी को काट लिया। तो जब उनके आशियाने को हम डिस्टर्ब करेंगे तो ये बंदर, भालू, अभी आसपास के गांव में सूचना मिली कि बहुत हमारे गांव में
बंदर आ गए। तो जब भी उनके किसी आदमी के आशियाने को आप छेड़ेंगे तो आपको वो भी नहीं छोड़ेगा। जी जी। इसलिए हम आपके अभियान को मैं साधुवाद देता हूं कि आपने एक ऐसा कार्य रखा कि हम जंगल बचाएं, पेड़ बचाएं, उनके आशियाने को हम डिस्टर्ब न करना, उसको नुकसान करें। तो कोई आदमी जब किसी आदमी को जब डिस्टर्ब करता है तब वो आदमी आपके साथ दुर्व्यवहार करता है। डॉक्टर साहब यही सोच के, जैसे हम लोग संस्कृति में रहा है कि अहिंसा परमो धर्मः, तो उसी के मतलब आधार पे चलते हुए हम एक और अभियान निकालते हैं कि जो हमारे यहाँ कुप्रथाएं हैं, बलि प्रथा, हालांकि ये कोई प्रथा तो थी नहीं, लोगों ने उसको तोड़ मरोड़ के अलग तरीके से पेश कर दिया। बलि प्रथा और कुर्बानी जो प्रथा होती है मुस्लिमों में, तो हम लोग जैसे कि एनिमल क्रुएल्टी जो एक्ट होता है, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, उसके अंतर्गत बहुत सारे जो एक्ट बने हैं कि जानवरों पर क्रूरता ना हो। उसमें पता नहीं क्यों ये चीज़ संविधान में कहीं पर वर्णन है कि बलि के नाम पर तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं, वध हो जाता है। हम लोग चाहते हैं कि उस अधिनियम में इसको जोड़ा जाए कि किसी भी धर्म मजहब के लिए, चाहे किसी भी चीज़ के लिए जानवरों पर क्रूरता, बर्बरता, हत्या न की जाए। तो इस चीज़ के लिए हमारी पूरी जो समुदाय है, जो हम लोग काम करते लगे हुए हैं और सरकार को लगातार मेल करते हैं, और हम लोग बड़े बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं। पिछली बार एक चीज़ हुआ करता था कि जो लाइव स्टॉक, जो मतलब ये जो जानवर जो होते हैं उनको बड़े बड़े शिप में जो जहाज़ होते हैं उनमें ज़बरदस्ती कम जगहों में ठूस कर लाखों की संख्या में उनको विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता था। तो उनको बिना खाना पानी के करीब 3-3, 4-4 दिन तक फिर वहाँ भेजते थे, क्योंकि उसके साथ बर्ताव होगा, क्योंकि उसको काट कर खाना है वहाँ पर, क्रूरता का व्यवहार। जी। तो हम लोगों ने इसमें ये करा कि जब उसको इस तरीके से करना ही है तो कम से कम उनके लिए जगह, दूरी बढ़ा दी जाए, उसमें उनको उतने दिन पानी की व्यवस्था हो, खाने पीने की सारी व्यवस्था हो। तो ये उसमें किया गया, तो वो चीज़ उसमें लागू हो गई। तो धीरे धीरे जो हम लोग बदलाव कर रहे हैं वो हो रहा है, मतलब धीरे स्तर पे हो रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि क्रुएल्टी को ख़त्म ही कर दिया जाए। इसके लिए हम लोग पूरे मतलब संगठन को मजबूत बनवा रहे हैं। इसीलिए मैं आपको इसके लिए मैं पहले बधाई देते हुए पुनः कहता हूँ कि देखिए, परमात्मा ने किसी भी एक चींटी से लेके इंसान तक जितने भी जीव का निर्माण किया है, तो उनको आपने जब जन्म देने का अधिकार नहीं पाया, उसको मरने का अधिकार आपको कैसे हो गया? ये तो प्रकृति के उपहार है ना, परमात्मा की भेंट है। चींटी है, उसको आप चींटी को सब खाना छोड़ देते हैं। एक बार मैं आपको बता दूं, समस्त गुरु रामदास जो उनके शिवाजी बड़े बड़े हिंदू राष्ट्र के समर्थक थे, तो उनको एक बार शिवाजी की हो गया कि मैं शासक हूँ और सारी दुनिया के लोग मेरे हिंदुस्तान के लोग मेरी कृपा से जीते खाते हैं। जी तो समस्त गुरु रामदास उनके गुरु थे जी, उनको मोटिवेट करते थे, उनको उनका दिशा निर्देशन करते थे। तो उन्होंने समझा, तो एक मिट्टी के ढेले को पकड़ के लाया जी, जो जमीन के अंदर से जी, और शिवाजी का जरा इसको फोड़ो, यहाँ की एयर नहीं जा सकती थी, हवा भी नहीं। तो फूटा तो उसमें से एक मेढक का बच्चा निकला उसमें से जी। कहा, ये शिवाजी बताओ, शिवाजी उनकी मानसिकता को, समर्थ गुरु रामदास शिवाजी की मानसिकता को भांप करके बात बोले जी, जी, जी। इसको कहाँ से भोजन पानी मिलता है पहले बताओ जी। ये तो भूगर्भ के मिट्टी के गर्भ में रहता है और चारों तरफ से पैक है जी। शिवाजी का आँख खुला कि बात तो सही है, मैं इसको दाना दे रहा हूँ, पानी दे रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो कहा कि देखो शिवाजी, तुम शासक हो गए हो और तुमको बहुत बड़ा एक निर्माणकार भारत के इतिहास में एक इतिहास तुमको पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हो, इसलिए तुमको कि ये नहीं कर रहा कि मैं इसको खिला रहा हूँ, इसको दे रहा हूँ। देने वाला एक ही परमात्मा है। तो जिसने परमात्मा ने जितने भी प्रकृति ने मिलकर जिसका निर्माण किया है, जीव हो, पेड़ पौधे हों, आप पेड़ जब लगा नहीं सकते उसको काटने के आपको कैसे अधिकार है जी जी। पेड़ को बचाने का आपको आज एक प्रवृत्ति बन गई है कि आप हरे पेड़ को लोग जाते हैं, बस पूरा टांग वो उठाया, लकड़ी आ रही है, लगाया, लगा के गिरा दिया, नहीं समझते कि। और हमारा कुरान हदीस बोलता है, हरे दरख्त को काटने वाले को खुदा भी नहीं क्षमा कर सकता। गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर एक वृक्ष जिसने लगा दिया, एक शिवालय तैयार कर दिया। जी जी, बिल्कुल सही। विश्व के महानतम शासक इंदिरा गांधी ने कहा था कि किसी देश को अगर पहचानना हो, उसकी संस्कृति को जानना हो, तो वहाँ के जंगलों और पर्वतों और पहाड़ों को आप उससे सीखिए।
जी। तो सब हमारे यहाँ है, हमारी वो- भारतीय वो संस्कृति बड़ी क्योंकि व्यापक रूप में है करुणा जी। प्रकृति को बचाने का मतलब यही कि आप संवेदन है तभी तो बचा रहे हैं। जी, तो इसीलिए वहाँ की संस्कृति की पहचान उसके पौधों और इससे लगाया जा सकता लगाया है। जा सकता है। क्योंकि वहाँ पर ये हरियाली इसीलिए है क्योंकि आप उसके साथ स्वार्थ वाली भावना नहीं करते हैं। संवेदनशील है तभी तो उसको आप उपजा रहे हैं, फल फूल दे रहे हैं, उसको मतलब आगे बढ़ा रहे हैं। जी जी जी, जी, जी। तो डॉक्टर साहब आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपको मैं साधुवाद देता हूँ करुणा जी। आप इसी तरह से, क्योंकि आप कोई एक पॉलिटिकल ऐसा या कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं राजनीति के लिए, आप समाज को प्रौढ़ बनाने के लिए एक सुशिक्षित समाज के निर्माण का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके एनजीओ को बहुत साधुवाद देता हूँ और पुनः ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इसी गति में आप और इसको आगे बढ़ाइए। जो भी हम लोग से हमसे सहयोग बनेगा, जरूर डॉक्टर साहब। व्यक्तिगत रूप से, सार्वजनिक रूप से, जी, मैं जी। आपके लिए समर्पित हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।